ये कहानी दो ऐसे भाई बहन की है जो एक सुनसान हाईवे पर सफर कर रहे थे, लेकिन अचानक उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल चीजें होने लगती हैं, जो उन्हें वहाँ की ऊंची ऊंची घासों के बीच ले जाती है, जहाँ उनके साथ कुछ ऐसे खतरनाक इंसिडेंट होती है जो देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और कहानी की शुरुआत होती है बेकी नाम की एक लड़की से, जो अपने भाई कैल के साथ कैंसस से सैन डिएगो जा रही होती है। बेकी प्रेग्नेंट है, इसलिए कैल उसे बहुत संभाल कर ले जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में अचानक बेकी की तबीयत बिगड़ जाती है, जिससे गाड़ी रोकनी पड़ती है। रोड साइड में एक बहुत बड़ा एरिया लेकर ऊंची ऊंची घास होती है और ये जगह बिल्कुल सुनसान होती है। दरअसल बेकी सैन डिएगो इसीलिए जा रही थी क्योंकि वो अपने बच्चे को वहाँ किसी फैमिली को देने वाली थी। कैल उसे समझाता है कि तुम्हें अपने बच्चे को खुद पालना चाहिए, पर बेकी इसके लिए तैयार नहीं थी और वो अभी भी कंफ्यूजन में थी कि उसे क्या करना चाहिए। उसी दौरान अचानक उन्हें ग्रासेस के अंदर से एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। दोनों हैरान हो जाते हैं कि इतनी टॉल ग्रासेस के बीच कोई बच्चा क्या कर रहा है। तभी उस बच्चे की माँ की आवाज भी आती है, जो उसे डांटते हुए मदद न मांगने के लिए कह रही थी। ये सुनकर दोनों को अजीब लगता है कि बच्चे को शायद सच में मदद चाहिए, जिसके बाद कैल पास में ही एक वीरान चर्च के पास ले जाकर गाड़ी पार्क कर देता है और अब दोनों अंदर जाने वाले होते हैं। बेकी कहती है कि हमें पुलिस को कॉल कर देना चाहिए। कैल कहता है तुम करो, मैं तो जा रहा हूँ, कहकर वो पहले चला जाता है, जिसके बाद बेकी भी कॉल लगाते हुए पीछे पीछे अंदर चली जाती है, लेकिन कुछ कदम आगे जाते ही सिग्नल न मिलने की वजह से कॉल कट जाती है। उस दौरान कैल बेकी से थोड़ा दूर चला जाता है, पर दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए उस बच्चे को ढूंढना जारी रखते हैं। उस बच्चे का नाम टोबिन है और उसकी आवाज भी दोनों सुन रहे थे, पर इन टॉल ग्रासेस के अंदर कुछ भी समझना मुश्किल हो रहा था कि वो किस दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन अचानक दोनों को एक बात अजीब लगती है कि जब दोनों पास होते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत दूर हैं, और जब दूर होते हैं तो लगता है बहुत पास हैं। यानी इन ग्रासेस में कुछ अजीब चीज हो रही है। बेकी कहती है हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं 3 तक गिनती करूंगी और हम दोनों एक साथ जंप करेंगे ताकि एक दूसरे को देख सकें। वो ऐसा ही करते हैं और पहली बार दोनों एक दूसरे को पास देखते हैं, लेकिन जब दूसरी बार जंप करते हैं तो एक दूसरे को बहुत दूर देखते हैं, जिससे वो बुरी तरह डर जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। कैल ये देखकर तेजी से भागना शुरू करता है और एक जगह पर अचानक कीचड़ में जाकर गिर जाता है। तभी उसे एक मरा हुआ डॉग दिखाई देता है, जो उसे बहुत अजीब लगता है। अब दोनों फैसला करते हैं कि उन्हें किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकलना है, लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर लें, ये टॉल ग्रासेस जैसे एक लूप बन चुका था। सूरज ढल जाता है और अब रात हो जाती है। बेकी अपने भाई को ढूंढ ही रही होती है कि तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है। वो टोबिन का पिता रॉस होता है, जो अपने बेटे और अपनी पत्नी नैटली को ढूंढने आया था। बेकी उसे सारी बात बताती है तो वो कहता है तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, हम जल्दी तुम्हारे भाई को भी ढूंढ लेंगे, लेकिन मुझसे नजरें मत हटाना वरना हम भी बिछड़ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम कैल को देखते हैं, जो बेकी को ढूंढते ढूंढते परेशान और कमजोर हो चुका था। तभी अचानक उसके पास टोबिन आता है, जिसको ढूंढने के लिए यहाँ आकर वो फंसे थे। टोबिन उसे बताता है इन ग्रासेस में एक बात खास है कि ये मरी हुई चीजों के साथ खिलवाड़ नहीं करती। कैल पूछता है तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हारी माँ कहाँ है? टोबिन कहता है मैं भी उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी बहन ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी। ये सुनते ही कैल डर जाता है कि तुम बेकी के बारे में कैसे जानते हो, तुम्हें तो मैंने अब तक कुछ नहीं बताया। टोबिन जवाब देता है कि ये मुझे एक पत्थर ने बताया है और उस पत्थर को ग्रासेस ने बताया, क्योंकि यहाँ की ग्रासेस को सब कुछ पता है। मैं तुम्हें वहाँ तक ले जा सकता हूँ, जिससे तुम्हें तुम्हारी बहन के बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद वो कैल को उस पत्थर के पास ले जाता है, जहाँ कैल को एक बड़ा पत्थर दिखाई देता है। उसे अजीब लगता है कि ये पत्थर आखिर कैसे कुछ बता सकता है। टोबिन उस पत्थर को छूकर देखने के लिए कहता है। फिर जैसे ही कैल उस पत्थर को छूने वाला होता है, तभी उसे बेकी की आवाज सुनाई देती है, जो मदद के लिए चिल्ला रही थी, जो सुनकर कैल उसे जोर जोर से पुकारते हुए पागलों की तरह ढूंढना शुरू कर देता है। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम इन ग्रासेस के बाहर एक आदमी को देखते हैं। उसका नाम ट्रेविस है और वो बेकी का हस्बैंड है। वो अपनी वाइफ और कैल को ढूंढते हुए उसी रास्ते से आ रहा होता है। तभी उस चर्च के सामने से गुजरते हुए उसे बेकी की गाड़ी दिख जाती है। गाड़ी के पास आकर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर बेकी को पुकारते हुए उस चर्च के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पर एक भी इंसान नहीं था और पूरा चर्च खाली पड़ा हुआ था। फिर बाहर आकर रोड पर उसे एक बुक पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसमें बेकी का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर वो समझ जाता है कि बेकी और कैल ग्रास के अंदर ही गए होंगे।
जिसके बाद वो भी उन ग्रासेस के अंदर चला जाता है और बेकी को आवाज लगाते हुए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है पर कोई नहीं मिलता। तभी अचानक टोबिन उसके सामने आता है, जिससे ट्रेविस घबरा जाता है। टोबिन कहता है, मुझे पता है तुम अपनी वाइफ बेकी को ढूंढने आए हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ट्रेविस हैरानी से पूछता है, तुम बेकी के बारे में कैसे जानते हो? अगर तुम्हें पता है तो मुझे बताओ वो कहाँ है। जिसके बाद वो ट्रेविस को उसकी वाइफ की डेड बॉडी के पास ले जाता है। ट्रेविस ये देखकर पूरी तरह टूट जाता है और दुखी होकर बहुत रोता है। फिर अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपनी वाइफ का नेकलेस अपने पास रख लेता है और यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अब वो भी बाकी लोगों की तरह यहाँ बुरी तरह फंस चुका था। वो मदद के लिए आवाज लगाता है, तभी उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। लेकिन वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि टोबिन होता है, जो अपनी मम्मी पापा के साथ यहाँ से बाहर रोड पर था। टोबिन आवाज सुनकर अपने डॉगी के पीछे फिर से ग्रासेस के अंदर चला जाता है और उसे ढूंढने के लिए उसके मम्मी पापा भी उसके पीछे आ जाते हैं। अब टोबिन को ढूंढते ढूंढते उसके मम्मी पापा भी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और अलग होकर एक दूसरे को ही ढूंढना शुरू कर देते हैं। यहाँ हमें एक बात समझ आता है कि ये एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहाँ पर ये लोग जो पहले से फंसे हुए थे वो फिर से आकर ठीक पहले की तरह यहाँ पर फंसते जा रहे थे। अब रात हो जाती है और रॉस अपने बीवी बच्चे को ढूंढते ढूंढते उसी बड़े से पत्थर के सामने पहुँचता है। इसके बाद कहानी दोबारा वहीं लौटती है जहाँ से शुरुआत हुई थी। बेकी अपने भाई कैल के साथ गाड़ी से वहाँ पहुँचती है और उन्हें टोबिन की आवाज सुनाई देती है, जो उन्हें मदद के लिए बुला रहा होता है। और टोबिन की माँ भी उसे मना कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद ठीक पहले की तरह बेकी और कैल ग्रासेस के अंदर चले जाते हैं। अब ये बात साफ हो जाती है कि इनकी जिंदगी में वही चीजें बार बार दोहराई जा रही हैं और ये लोग हर बार ठीक पहले की तरह बिना अंदाजा लगाए यहाँ आकर इस लूप का हिस्सा बन रहे थे। अब बेकी और कैल पहले की तरह एक दूसरे को आवाजें दे रहे हैं, ठीक जैसे कहानी की शुरुआत में हुआ था। लेकिन अब उनके साथ ट्रेविस भी है, जो इनकी आवाजें सुन लेता है और साथ ही टोबिन की भी, जो कहता है कि उसका डॉग मर चुका है। इसके बाद तीनों ये डिसाइड करते हैं कि टोबिन की आवाज की दिशा में चलना चाहिए। इसके बाद तीनों धीरे धीरे टोबिन की आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं और उसके पास पहुंचते ही चारों अचानक एक दूसरे से मिल जाते हैं। सभी एक दूसरे को देखकर थोड़ी देर के लिए राहत की सांस लेते हैं। लेकिन ट्रेविस बेकी और कैल को बताता है कि तुम दोनों पिछले 2 महीनों से गायब हो, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए ही यहाँ आया था। ये सुनकर बेकी और कैल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि वो बस एक दिन पहले ही अंदर आए हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों पिछले 2 महीनों से इसी लूप में फंसे हुए हैं और बार बार वही सब कुछ रिपीट कर रहे हैं। अब वो मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन ग्रास बहुत ऊंची होती है, इसलिए ट्रेविस टोबिन को कंधे पर बिठाता है और फिर चर्च को देखते हुए सभी लोग उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक बेकी के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है, जिसमें बिल्कुल बेकी की आवाज में कोई लड़की चिल्लाकर कहती है, कैल को समझा देना कि वो ट्रेविस को नुकसान न पहुंचाए। सब एक साथ रहना, वरना हम कभी यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। दरअसल कॉल करने वाली और कोई नहीं बल्कि खुद बेकी होती है, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता और इस कॉल को इतना सीरियसली न लेकर सभी आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन चलते चलते कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद बेकी की हालत खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है और उसी हालत में उसे एक भयानक विजन आता है कि ग्रासेस उसके पेट के अंदर जाकर उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा रही हैं। वो बेहोश हो चुकी है और सभी उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी टोबिन के पिता रॉस वहां पहुंच जाता है और बेकी को CPR देकर होश में ले आता है। फिर वो अपने बेटे से मिलकर राहत की सांस लेता है और सबसे कहता है, मुझे बाहर का रास्ता मिल गया है। मैं रोड के पास तक चला गया था, लेकिन अपनी फैमिली के लिए वापस आ गया। ट्रेविस कहता है कि हम चर्च की तरफ जा रहे हैं और अब काफी करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन टोबिन को फिर से कंधे पर उठाने के बाद वो कहता है कि अब उसे चर्च दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद वो रॉस के साथ चलना शुरू कर देते हैं और काफी देर तक चलने के बाद रात भी हो जाती है। लेकिन कुछ देर में वो सब उसी अजीब पत्थर के पास पहुंचते हैं, जिसके बारे में टोबिन पहले ही कैल को बता चुका था कि उसे छूने से सब कुछ पता चल जाता है। रॉस उस पत्थर को छूता है और अजीब सी हरकतें करता है, फिर कहता है कि ये पत्थर इस जगह का सेंटर है। इसे छूने के बाद सारी सच्चाइयां सामने आ जाएंगी और इस जगह के बारे में भी सब कुछ पता चल जाएगा। तुम सबको भी इसे छूना चाहिए। ये सुनकर कैल भी छूने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ टोबिन की माँ पहुंचकर उन्हें रोक लेती है और वो कहती है, तुम्हें रॉस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। उस पत्थर के जरिए वो तुम सबको अपने जैसा बना देना चाहता है। उसने मुझे भी मारने की कोशिश की है, क्योंकि वो श्रापित होकर शैतान की वश में आ चुका है। ये सुनकर सभी डर जाते हैं और तभी बेकी को एक विजन आता है और वो देखती है कि रॉस के पास कुछ अजीब लोग हैं और वो एक शैतान में बदलकर भयानक आवाज में चीख रहा है। इसके बाद वो सबको यहाँ से जल्दी निकलने के लिए कहती हैं।
लेकिन रॉस की हरकतें धीरे धीरे अजीब होने लगती हैं और वो सबको रोकने की कोशिश करता है। ये देखकर ट्रेविस उससे लड़ाई करने लगता है और सबको यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन वो उल्टा ट्रेविस को मारकर जख्मी कर देता है। सभी ये देखकर भागने वाले होते हैं, तभी रॉस अपनी पत्नी को पकड़ लेता है और फिर सबके सामने उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। ये देखकर डर के मारे सब वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक पुराना शॉप दिखाई देता है, तो सभी जल्दी जल्दी उसके अंदर चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद सबको एक बात का एहसास होता है कि ये सब लोग बार बार मरकर दोबारा जिंदा हो रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे इन ग्रासेस को जितनी बार काटो वो फिर से उगाती हैं। अब इनकी लाइफ भी उन्हीं घास की तरह बन चुकी है। इसके बाद सब घर की छत पर जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, क्योंकि इस ऊंचाई से सब कुछ दिख रहा था। तभी उन्हें टोबिन का डॉग दिखता है, जो एक जगह जाते ही अचानक गायब हो जाता है और फिर अगले ही पल सड़क पर दिखाई देता है। ट्रेविस समझ जाता है कि बाहर निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता है, लेकिन तभी कैल को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और अगले ही पल वो किसी चीज के वश में आकर ट्रेविस को छत से नीचे गिरा देता है। लेकिन वो कुछ समझ पाता कि तभी रॉस भी वहाँ पहुँच जाता है और सबको मारने के लिए उनके पीछे लग जाता है। उसे देखकर वो तीनों वहाँ से निकलकर भागने लगते हैं, लेकिन नीचे जाते ही बेकी को पता चल जाता है कि ट्रेविस को कैल ने नीचे गिराकर मार डाला है। ये जानकर बेकी को गुस्सा आता है और वो अकेले ही ग्रास के अंदर चली जाती है। तभी रॉस कैल के पीछे पड़ जाता है और बहुत तेजी से दूसरी तरफ से आकर उसे पकड़ लेता है और फिर उसे वहीं पर मारने की कोशिश करता है। तभी कैल देखता है कि उसके आसपास उसी की कई सारी बॉडीज पड़ी हैं, यानी इसी जगह पर उसे कई बार पहले भी मारा जा चुका है और इस बार भी रॉस उसे जान से मार देता है। इसके बाद हम ट्रेविस को देखते हैं, जो नीचे गिरने के बाद भी बच गया था। वो फिर से ग्रास के अंदर जाता है और बेकी से बात करने लगता है। दोनों एक दूसरे से दूर थे, लेकिन बातें सुनाई दे रही थीं। ट्रेविस कहता है, मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहता हूँ, मैं कैसे भी करके तुम्हें यहाँ से जरूर निकाल लूंगा। तभी अचानक रॉस आकर बेकी को पकड़ लेता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान बेकी को पास में पड़ा एक सिजर्स दिखाई देता है, जिससे वो रॉस की आंख पर हमला करके वो किसी तरह भागने लगती है। इतने में बारिश शुरू हो जाती है और तभी उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और देखती है कुछ भयानक चेहरे वाले लोग सामने खड़े हैं, जिनके चेहरे घास से बने हुए थे। फिर वो लोग बेकी को उठाकर उसी पत्थर की ओर ले जाने लगते हैं। उनके मुंह से लगातार कुछ अजीब मंत्र निकल रहे होते हैं, जैसे कोई भयानक शक्ति इन्हें कंट्रोल कर रही हो। फिर वो बेकी को पत्थर के पास ले जाकर छोड़ देते हैं। बेकी बहुत ज्यादा डरी हुई थी और फिर अपने फोन से एक कॉल करती है और कहती है, कैल को समझा दो कि ट्रेविस को नुकसान न पहुंचाए, वरना हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब वो समझ जाती है कि जिसने पहले उसे कॉल किया था वो और कोई नहीं बल्कि वो खुद थी। इतने में उसे लिवर पेन शुरू हो जाती है और तभी अचानक वहाँ की जमीन धंसने लगती है, जिसमें बहुत सारे लोग थे और भयानक आवाज में चिल्लाते हुए अपने काले हाथ निकालकर बेकी को अंदर खींचने की कोशिश करने लगते हैं। ये देखकर बेकी जोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। फिर जब होश आता है तो सामने कैल होता है, जिसके हाथ में उसका बच्चा होता है। कैल उसे पानी पिलाता है और कुछ खिलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अगले ही पल वो रॉस में बदल जाता है, जो देखकर बेकी डरकर फिर से बेहोश हो जाती है। इसके बाद बेकी को ढूंढते हुए टोबिन और ट्रेविस भी वहां पहुंच जाते हैं और बेकी की हालत देखकर ट्रेविस रोने लगता है। टोबिन डर के मारे बोलने लगता है, मेरे पापा ने बेकी के बच्चे को मार दिया, वो बार बार हमें ऐसे ही मारते रहेंगे और हम कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। ये सुनकर ट्रेविस चिल्लाने लगता है कि तुम चुपचाप क्यों हमला करते हो रॉस, हिम्मत है तो सामने आओ। और तभी रॉस आकर ट्रेविस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है। फिर एक इंसानी हड्डी लेकर उसे घायल कर देता है। इसके बाद वो अपने ही बेटे को जबरदस्ती ले आकर उस पत्थर को टच करवाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से बेकी उस पर हमला करके दूसरी आंख भी फोड़ देती है और फिर वो खुद भी जमीन पर गिर जाती है। इतने में ट्रेविस उठता है और रॉस को मारने लगता है और आखिर में घास से उसका गला फंसाकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अब ट्रेविस और टोबिन के अलावा यहाँ बाकी सब मारे जा चुके थे और बेकी ने तो बहुत ज्यादा दर्द सहा था, जिससे ट्रेविस दुखी होकर अंदर से टूट चुका होता है। इसके बाद वो उस पत्थर को छूने का फैसला करता है, क्योंकि इससे यहाँ के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। टोबिन उसे मना करता है, पर वो कुछ भी बिना सुने जैसे ही पत्थर छूता है तो पूरा आसमान उसे लाल दिखाई देता है और इस जगह के बारे में उसे सब कुछ पता चल जाता है, साथ ही यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी। अब वो अंदर से पूरी तरह बदल जाता है, जिसके बाद वो टोबिन को लेकर एक जगह पर जाता है और उसे बेकी का नेकलेस देकर कहता है, मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मैं श्रापित हो चुका हूँ, लेकिन तुम बाहर जाओगे और कुछ भी हो जाए
किसी को भी अंदर नहीं आने दोगे, जिससे ये लूप पूरी तरह खत्म हो जाएगा। फिर अगले ही पल टोबिन खुद को चर्च के अंदर पाता है जहाँ कोई भी नहीं होता। वो समझ जाता है कि वो बाहर आ चुका है, जिसके बाद चर्च का दरवाजा खोलते ही उसे बाहर एक कार खड़ी दिखती है जिसमें बेकी और कैल थे, और वो टोबिन की आवाज सुनकर मदद के लिए ग्रासेस के अंदर जाने वाले होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने शुरुआत में देखा था। लेकिन इससे पहले टोबिन जल्दी उनके सामने जाता है और अंदर जाने से पहले उन्हें रोकने लगता है। कैल और बेकी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। फिर टोबिन बेकी को वही नेकलेस देता है जो ट्रेविस ने दिया था। ये देखकर वो समझ जाती है कि यहाँ जरूर कोई रहस्यमयी चीज है और हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद वो जल्दी जल्दी टोबिन को लेकर गाड़ी में बैठते हैं और अब बेकी तय कर लेती है कि वो अपने बच्चे को अपने पास ही रखेगी और किसी को नहीं देगी। फिर वो यहाँ से घर की तरफ वापस चले जाते हैं। अब क्योंकि बेकी और कैल ने ग्रासेस के अंदर कदम नहीं रखा, इसीलिए ये लूप पूरी तरह खत्म हो चुका था। लेकिन ग्रासेस के अंदर ट्रेविस ये सब सुन रहा होता है, पर वो जानता है कि अब वो कभी भी यहाँ से निकल नहीं सकता, क्योंकि सबको यहाँ आने से रोकने के लिए वो खुद श्रापित हो गया है। तो दोस्तों, ये कहानी हमारे मन में बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है, जैसे कि टोबिन ने भी उस पत्थर को छुआ था, लेकिन वो श्रापित क्यों नहीं हुआ? और वो भयानक लोग कौन थे जिनके चेहरे घास से बने हुए थे? क्या वो लोग सबसे पहले यहाँ आए थे जिनके चेहरे धीरे धीरे घास के बन गए? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हमें कहानी में नहीं मिला। अगर कहानी देखकर आपको कोई जवाब पता चल जाए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।